Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important lesson number 10 of Unit 3rd Newton's Law of Motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और इस लेसन के अंदर आज हम 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये यूनिट 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बड़ी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें से नियर अबाउट आपका 15 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं पूरी यूनिट को 40 लेसन में डिवाइड करके चल रहा हूँ। 9 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। बड़े ही इंपॉर्टेंट लेसन्स थे और बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं आप सबकी तरफ से देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और दिस इज लेसन नंबर 10 जिसके अंदर आज हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन फर्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल में पूछा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो कह रहा है कि एक बॉडी है और वो बॉडी जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लेते हैं s। मान लेते हैं उस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, आंसर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का देने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है और वो जो बॉडी जो है व्हेन इट इज टू बी इन मोशन तो वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। मैं कहता हूं कि s डिस्टेंस को उस बॉडी ने ट्रेवल किया। तो वो कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम t। तो हमें ये चेक करना है कि क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स F उसके ऊपर अप्लाई होगा। Is there is any external force acting on it? If the distance that is s traveled by the body is directly proportional to time t, तो चले इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो s is equal to k into t। तो हमें निकालना है फोर्स। अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज फोर्स? द फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू की टी। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds बाय dt दैट विल बिकम इक्वल टू d बाय dt ऑफ k इंटू टी। इट मीन्स दैट इज k d by dt of t and that will become equal to k and that is velocity। तो velocity जो है आपके पास आई that will become equal to k। Now you have to again differentiate it with respect to time। तो dv by dt अगर हम ले तो that will become equal to 0। So what is dv by dt? That is the acceleration, that is the acceleration। तो acceleration is 0। If a is 0 then according to Newton's second law then F external force is to be m into 0। it means 0, it means there is no external force is to be acting on it। तो this is the answer of first question। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं। तो इसमें आंसर हमें क्या मिला? Is there is any external force acting on it? No, there is no external force is to be acting on it। Second question, heavier bodies need greater initial effort to put them in motion। Why? वो कह रहा है कि जो हैवी बॉडीज होती हैं उनको मोशन में लाने के लिए यू हैव टू रिक्वायर्ड ए मोर फोर्स, मोर एफर्ट्स। मीन्स अगर कोई बॉडी हैवी है, हैवियर मास बॉडी है, तो अगर आप उसे मोशन में लाना चाहते हैं देन यू हैव टू
नीड इनिशियल एफर्ट जो आपको लगाने पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर कोई लाइटर बॉडी है तो उसको मोशन में लाने के लिए जो एफर्ट्स आप करेंगे वो बहुत कम होंगे। वाई? तो क्वेश्चन यही है, हैवियर बॉडीज नीड ग्रेटर इनिशियल एफर्ट्स टू पुट देम इन मोशन। वाई? तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो अगेन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो आपका फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। क्या बताया मैंने? F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो आपका फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ग्रेटर फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी टू पुट देम इन मोशन, और जितना कम मास होगा उतनी ही कम फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी टू पुट देम इन मोशन। अब हैवियर बॉडी मीन्स हैवियर मास। हैवियर बॉडी का क्या मतलब है? जैसे कि हम ट्रक की बात करें तो इट हैज ए वेरी हैवी मास। तो जितनी भी हैवी मास बॉडी है, इफ m इज लार्ज देन F इज लार्ज। इट मीन्स हैवियर मास बॉडी नीड्स ग्रेटर इनिशियल एफर्ट्स टू पुट देम इन मोशन। इसका मतलब जितनी भी हैवी मास बॉडी है, अगर आप उन हैवी मोशी को मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ m मीन्स स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। इट मीन्स अगर कोई बॉडी लाइटर मास बॉडी है, मीन्स उसका मास कम है, तो उसको आपको अगर आप मोशन में लाना चाहते हैं then you have to require much lesser force. This is the answer कि heavier bodies need greater initial effort to put them in motion. Why? Because force is directly proportional to mass. Greater is the mass, greater is the force required. Lesser is the mass, lesser is the force required. So it means heavy mass body need greater initial efforts to put them in motion. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A stone when thrown on a glass window smashes the window pane to pieces, but a bullet from the gun passes through making a clean hole. Why? वो क्या कह रहा है हमें इस क्वेश्चन में कि अगर आप एक बुलेट को एक ग्लास से पास करते हैं, सपोज देयर इज अ ग्लास विंडो, एक ग्लास की एक विंडो है, इफ द बुलेट इज टू बी फायरिंग ऑन इट, अगर हम बुलेट को इसके ऊपर फायर करेंगे तो बुलेट जब उसमें से पास होके जाएगी तो एक होल को जनरेट करेगी उस विंडो के अंदर, जो ग्लास की विंडो थी। लेकिन जब आप पत्थर फेंकेंगे तो वो विंडो जो है पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाएगा पीसीस के अंदर। बताओ ये कैसे, क्यों होगा ऐसा? क्या कह रहा है वो? दोबारा सुने। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक विंडो है जिसके अंदर एक ग्लास की एक शीट लगी हुई है, अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो पूरी की पूरी जो ग्लास की जो प्लेट है इट विल बी स्मैशेस इनटू द पीसीस, वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर ब्रेक हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप वहाँ से एक बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट जब उस विंडो पे इससे पास होती है तो वहाँ पे एक होल बनाती है, ना कि पूरे के पूरे जो विंडो है, जो ग्लास की जो शीट है उसको मतलब स्मैशेस मीन्स मतलब चकनाचूर कर देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वेलोसिटी है, अगर आप बुलेट की वेलोसिटी को चेक करें तो इट इज़ टू बी वेरी वेरी लार्ज। जब बुलेट गन से फायर होती है तो इट इज़ टू बी मूविंग विद ए वेरी हाई वेलोसिटी। अब इतनी हाई वेलोसिटी है उसकी, जब वो उस ग्लास विंडो से पास होगी तो इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम टू क्रॉस द विंडो पेन, बहुत ही कम टाइम लेगी वहाँ से पास होने में। इट मीन्स जो फोर्स ट्रांसफर होगा, क्योंकि इम्पल्स मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज इम्पल्स? दैट इज फोर्स इनटू टाइम, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए टाइम इंटरवल t। अब जब बुलेट वहाँ से पास हो रही थी तो वो बहुत हाई वेलोसिटी से पास हो रही थी एंड इट विल टेक वेरी लो टाइम टू पासिस थ्रू द विंडो पेन, जिसकी वजह से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा था टू द मॉलिक्यूल्स या फिर जो पीसीस ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द विंडोज थे नियर द होल, इट विल उसके लिए जो होल मतलब जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा था उसके लिए जो टाइम हो रहा था वो बहुत ही कम था। इट मीन्स वेरी लिटिल बिट फोर्स इज टू बी ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द विंडो नियर द होल। तो इसलिए वो जो विंडो था, जो गेट, जो बेसिकली जो शीशा था, वो इट विल नॉट ब्रेक अप इनटू द पीसेस। लेकिन जब हम एक पत्थर को थ्रो कर रहे हैं तो पत्थर की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द बुलेट। तो जब पत्थर उसमें से पास हो रहा है विंडो पेन से तो इट विल टेक मोर टाइम टू क्रॉस द विंडो पेन। देयरफॉर अब टाइम जब बहुत, इट विल टेक मोर टाइम मीन्स टाइम ज़्यादा है। अब टाइम क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो फोर्स है इट विल बी इजिली ट्रांसफर टू ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द विंडो पेन्स, तो इट विल बी स्मैशेस इनटू द पीसेस। दोबारा सुने क्या कह रहा है वो हमें कि अगर हम एक ग्लास की एक विंडो लें
और उस विंडो के ऊपर अगर मैं पत्थर से ऐसे थ्रो आउट करूं तो सारा का सारा जो विंडो पेन है, जो ग्लास की जो शीट है, वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर ब्रेकअप हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बुलेट को फायर करें तो वहां पे एक होल जनरेट हो जाता है, जो विंडो पेन है वो ब्रेक नहीं होता, मतलब इट विल बी नॉट स्मैशेस इनटू द पीसीस। इसका आंसर ये है कि जो गन से जो बुलेट फायर हो रही है, द बुलेट विच इज टू बी फायर्ड फ्रॉम द गन, इट इज ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी है, जिसकी वजह से विंडो पेन को जब वो क्रॉस करती है तो इट विल टेक वेरी लो टाइम, इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम टू क्रॉस द विंडो पेन, जिसकी वजह से जो फोर्स जो है, जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ट्रांसफर होना चाहिए था, उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम नहीं होता, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाता। इस वजह से जो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा तो बुलेट जो है एक होल करके निकल जाएगी। वहीं अगर हम एक पत्थर को उस ग्लास प्लेट के ऊपर थ्रो करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जब पत्थर को थ्रो किया जाएगा तो वो जो फोर्स है, अब उसकी वेलोसिटी क्या है पत्थर की, बहुत ही कम है। अब इतनी कम वेलोसिटी होने की वजह से इट विल टेक मोर टाइम टू पास थ्रू द विंडो पेन, इसका मतलब उसको बहुत टाइम लगने वाला है उस विंडो पेन से पास होने में। इफ इट विल टेक मोर टाइम, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास जो फोर्स ट्रांसफर होगा उसके लिए उसके पास एक सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि जब इतना टाइम वो ले रही है विंडो पेन को क्रॉस करने में, इसका मतलब इट हैज more sufficient time to passes the forces to the another molecules near the holes of the window pane। इसका मतलब उस होल के अराउंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां तक फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम चाहिए वो हमें मिल गया। तो अब जब वो फोर्स सभी मॉलिक्यूल्स के पास चला जाएगा देन इट विल बी स्मैशेस इनटू द पीसेस। यही एक रीज़न है कि पत्थर फेंकने पर जो ग्लास की प्लेट है वो पूरी चकनाचूर हो जाती है, लेकिन जब वहीं हम बुलेट को फायर करते हैं तो एक होल क्रिएट होता है सिर्फ, ना कि वो जो विंडो की जो ग्लास की जो शीट्स थी वो ब्रेकअप होती है और स्मैश होती है इनटू द पीसेस। सो दिस इज द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस क्वेश्चंस ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।